हम जागे हैं जग जागेगा, हम जागे जग जागेगा। और अविद्या तम भागेगा, और अविद्या तम भागेगा। लौट आएगा स्वर्ग धरा पर, लौट आएगा स्वर्ग धरा पर। विश्व ज्ञान हमसे मांगेगा, शिव बाबा के प्यार पर नित भूमंडल को ज्ञान देंगे। शिव बाबा की हम कन्याएं। संगम सृष्टि में शिववाणी, संगम सृष्टि में मुरली रची पावन कल्याणी, मुरली रची पावन कल्याणी। हुई अवतरित जिस भूमि पर, हुई अवतरित जिस भूमि पर। हर्षित हुए विश्व के प्राणी, हर्षित हुए विश्व के प्राणी। वही पावन मुरली के हम वरदानों का दान करेंगे। शिव बाबा की हम कन्याएं, शिव बाबा की हम कन्याएं। युग का निर्माण करेंगे, शिव बाबा की हम कन्याएं। युग का निर्माण करेंगे। जग कल्याणी है सतवाणी, जन दान कल्याण करेंगे। जग कल्याणी है सतवाणी, जन दान कल्याण करेंगे। शिव बाबा की हम कन्याएं। ओम शांति। कल्याणी बहन शुरू करेंगे। आपका माइक अनम्यूट कीजिए। ओम शांति। आज के अनुभव सत्र में आदरणीय रानी दीदी का आगमन हुआ है, तो हम सभी उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम उनसे कुछ एक बाबा के साथीपन के, बचपन के लौकिक अलौकिक से अनुभव से लाभान्वित होंगे। तो सुनते हैं आदरणीय रानी दीदी से। ओम शांति। आपका फूलों के द्वारा हम सभी बहनों की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से स्वागत है, स्वागत है। रानी बहन आप इसको स्वीकार कीजिए। जी रानी बहन आप शुरू कीजिए। ओम शांति। आप सभी का भी, दीदियों का और सभी बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एक अनुभव सत्र में दीदी जी ने, दोनों दीदियों ने मुझे मौका दिया, बाबा ने ये मौका दिया कि मैं अपने जीवन के बारे में कुछ अपने अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान, भाग्यशाली समझती हूँ कि बाबा ने इस संगम युग में, इस कल्प के अंतिम युग में बाबा ने मुझे अपना बनाया, अपना साथी बनाया। तो इसके लिए मैं बाबा का सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो इसके लिए एक गीत की 2 लाइन याद आती है कि आपकी नजरों ने समझा मुझे प्यार के काबिल। कि भगवान ने मुझे अपना बना लिया और मुझसे इतना प्यार किया कि दुनिया के प्यार से जैसे मन हट गया, टूट गया और एक बाबा से जुट गया। तो लौकिक परिचय ऐसा है कि छोटेपन से ही ध्यान में रहे हैं। लगभग 9-10 वर्ष की आयु थी। माता जी को हमारे एरिया में रहने वाली एक वृद्ध माता जी थी, उन्होंने माता जी को सेंटर पर लेकर गए थे। तो वैसे वहाँ से माता जी जाना शुरू करती थी, तो उनके साथ हम भी छोटे होने के कारण उनके साथ जाया करते थे। तो सेंटर पर अच्छा लगता था जाना।
बहनें होती थी। और फिर सेंटर पर ज़्यादा तो कुछ ज्ञान इतना समझ में नहीं आता था, परंतु सेंटर पर गुरुवार गुरुवार का प्रसाद भी अच्छा लगता था। जैसे हर कोई छोटे बच्चों को तो प्रसाद ही अच्छा लगता है, भोग। तो उस अनुसार हम जाया करते थे। तो ऐसे धीरे-धीरे आयु भी बढ़ने लगी, थोड़ी-थोड़ी समझ आने लगी। तो ऐसे हम सुनते थे घर में कि माताजी हमको कहती थी कि ये ज्ञान बहुत ऊँचा है और ये जो मुरली सेंटर पर सुनाते हैं, ये मुरली भी बहुत ऊँची है, इसका बहुत महत्व है और ये मुरली ऐसे ही कोई भी नहीं पढ़ सकता है। तो माताजी हमको ऐसे कहा करती थी। और तभी कैसे सेंटर से मुरली की कॉपीज अर्थात जेरोक्स भी दी जाती थी घर पर पढ़ाई के लिए। तो माताजी के पास बहुत सारी मुरली की जेरोक्स कॉपीज होती थी घर में। तो ऐसे हम कभी लेते थे, तो मम्मी ऐसा कहा करती थी कि कोई भी नहीं पढ़ सकता, इसको पढ़ने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। तो तभी तो मैं छोटी थी, तो ऐसे लगता था कि मुरली पढ़ने में क्या इतनी मुश्किल है। तो जब माताजी घर में नहीं होती थी, तो मैं क्या करती थी, वो कबर्ड में से वो मुरली निकाल कर पढ़ती थी। और फिर वो पढ़ती थी, और वो तो हिंदी में ही, और स्कूल में हिंदी तो होती है। तो मुरली पढ़कर फिर मुझे अच्छा लगता था। मैं सोचती थी, अरे वाह, मुझे तो मुरली पढ़ना आ गया, कितना अच्छा है। मम्मी तो ऐसे ही कहती है कि मुरली कोई भी नहीं पढ़ सकता है करके। तो ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मुरली ऐसे पढ़ती थी। फिर ऐसे ही हमारे घर के आसपास भी ऐसे 2-3 जन को माता जी ने ज्ञान सुनाया था। तो ऐसे एक भाई थे, बड़े भाई। तो रोज स्कूल से आने के बाद मैं क्या करती थी, वो भाई को बुलाती थी घर में और फिर उनको मुरली सुनाती थी। घर में मुरली की जेरोक्स होती थी, तो वो उनसे उनको मैं मुरली सुनाया करती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, मैं भी मुरली सुना सकती हूँ। तो ऐसे वो भाई को भी इंटरेस्ट था, क्योंकि उनको सेंटर पर जाने का समय भी नहीं मिलता था। तो ऐसे उनको फिर मैं मुरली सुनाती थी। तो ऐसे ही दिन आगे चलते गए, धीरे धीरे ज्ञान समझ में आने लगा। मुरली पढ़ते तो थे, लेकिन उसकी समझ नहीं थी ना, छोटे होने के कारण। लेकिन धीरे धीरे मुरली की बातों की समझ भी आती गई। ज्ञान योग में भी रुचि बढ़ती गई। तो उस समय कैसा था कि सेंटर्स पर रात की भट्टी भी हुआ करती थी। तो ऐसे कृष्णा नगरी सेंटर पर हम सभी ऐसे कुछ भाई बहने आया करते थे रात्रि भट्टी करने के लिए। तो मैं और माता जी भी 10 बजे के पहले तक घर में भोजन आदि करके, तो मैं और माता जी दोनों भी भोजन आदि करके जल्दी जल्दी सेंटर पर पहुंचते थे रात्रि भट्टी करने के लिए। वैसे घर में मैं और माता जी बहुत पक्के चलते हैं ज्ञान में, बाकी सभी सहयोगी है, पिताजी, भाई और बहन। वैसे हम रात को भट्टी करते थे तो बहुत मजा आता था और नींद भी नहीं आती थी। बहुत अच्छा आमने सामने बैठकर अलग अलग युक्तियों से हम सभी योग किया करते थे। और फिर सुबह 6 बजे तक घर पर आ जाते थे और फिर उसके बाद स्कूल भी जाते थे। लेकिन फिर भी ऐसे नींद नहीं हुई है या थकावट है, ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं होता था। फिर स्कूल से आने के बाद ट्यूशन को भी जाते थे, तो ऐसे बाबा की मदद बहुत रहती थी। और फिर ऐसे एक बार का अनुभव है कि मधुबन तो अभी तक हम गए नहीं थे। एक सेंटर पर भट्टी रखी थी शाम के समय में, मैं और माता जी और थोड़े कुछ भाई बहने की, क्योंकि वो किसी माता के घर में गीता पाठशाला के समान वो ओपन हुआ था। तो वहाँ का उस दिन पहला दिन था वहाँ पर। तो हम सभी गए थे, योग कर रहे थे हम सभी। तो योग करते हुए मुझे एक छवि दिखाई दे रही थी। सामने सामने शिव बाबा का चित्र था और ब्रह्मा बाबा का चित्र था, परंतु मुझे जो चित्र दिख रहा था वो इस चित्र से भिन्न था, अलग था। तो मैं सोच रही थी, ये मुझे बार बार यही चित्र क्यों दिख रहा है, कौन होंगे ये व्यक्ति। तो ऐसे, लेकिन मैंने मम्मी को किसी को बताया नहीं। तो ऐसे फिर कुछ समय के बाद फिर मधुबन जाना हुआ पहली बार। तो जब मधुबन गए तो वहां पर मैंने वो चित्र देखा कि जो मैंने योग करते हुए देखा था। तो वो चित्र किसका था? ब्रह्मा बाबा का था। जब वो युवा अवस्था में, जैसे बाबा का चित्र दिखाते हैं ना, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ब्लैक सूट पहनकर, हाथ में एक लकड़ी है। तो ऐसे बाबा का वो चित्र मैंने देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मधुबन जब मुझे जाना था पहली बार, उसके पहले भी मैंने स्वप्न में मधुबन का चित्र देखा था, क्योंकि मैं सोचती थी कि मधुबन कैसा होगा, वहां पर हम जाएंगे।
तो स्वप्न में जैसा मैंने चित्र देखा था वैसा ही मधुबन मुझे वहाँ पर मिला, तो उसकी भी बहुत खुशी हुई कि हाँ, मुझे बाबा ने पहले ही मधुबन का थोड़ा सा दृश्य स्वप्न में दिखा दिया था। तो ऐसे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे हर बार मुझे बाबा के साथ का अनुभव, बाबा जैसे इंस्टिंक्ट कहा जाता है, तो ऐसे बहुत सारी बातों में मुझे पहले से ही पता चल जाता था कि ये ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। तो कई बार मैं कैच कर पाती थी, कई बार नहीं भी कैच कर पाती थी। तो ऐसे जीवन में आगे बढ़ते रहे। फिर स्कूल भी पूरा हो गया और पढ़ाई के वक्त भी बाबा का मैंने बहुत बाबा के मदद का बहुत मैंने अनुभव किया कि जैसे एग्जाम्स में, वैसे तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, इतनी ब्रिलियंट भी नहीं, लेकिन एग्जाम्स के समय में ऐसे कोई सब्जेक्ट्स बहुत हार्ड होते हैं तो मैं बाबा को कहती थी। तो ऐसे अमृत वेले उठकर भी योग करती थी, पढ़ाई करती थी। तो ऐसे एक बार मैं योग में बाबा को कह रही थी कि बाबा आज ये पेपर है, तो योग में जो क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है वो उसके 4-5 क्वेश्चंस मुझे योग में दिख गए थे कि ये ऐसे है करके। तो फिर वो, और फिर आश्चर्य की बात की जो दिखा था वही प्रश्न एग्जाम में भी आ गए थे। तो उसका भी साथ का अनुभव, मदद का अनुभव मैंने किया। तो ऐसे बाबा को मैं टीचर बनाकर पढ़ाई करती थी कि बाबा ही मेरे टीचर है, वही मेरे मेंटोर है और वो मुझे पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे स्कूल भी कंप्लीट हो गया। तो ऐसे स्कूल के दिनों में हम सेंटर पर भी रहने जाया करते थे। ऐसे छुट्टियों के समय में, दीपावली की छुट्टियों में, कभी बीच में भी एक आध दिन जाया करते थे जब भी दीदियाँ अकेली होती थी। तो ऐसे सिंडिकेट में प्रमिला दीदी रहते थे, तो उनके साथ दीपावली की छुट्टियों में हम वहाँ उनके साथ रहते थे। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता था। प्रमिला दीदी से भी बहुत पालना मिली, उनसे भी बहुत कुछ मैंने सीखा। तो वहाँ पर ऐसे पहले के समय में बोर्ड पर मुरली लिखा करते थे। तो ऐसे दीदी ने मुझे ये सेवा दी थी कि तुमको रोज बोर्ड पर मुरली लिखनी है। तो ऐसे मैं बोर्ड पर वो रोज की मुरली लिखती थी, हेडिंग और वरदान, धारणा, सार आदि स्लोगन। और फिर उसके बाद जैसे मुझे बहुत ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो इसलिए फिर मैं वो पूरा लिख कर होने के बाद नीचे एक छोटा सा चित्र, मतलब ऐसे डेकोरेटिव फ्लावर्स आदि भी निकालती थी, फिर सजाती थी बोर्ड को बहुत अच्छा। तो ऐसे जो भाई बहनें आते थे उनको भी बहुत अच्छा लगता था, वो कहते थे कि ये डिज़ाइन किसने निकाली, बहुत अच्छी है। अक्षर तो मेरे इतने अच्छे नहीं है, लेकिन डिज़ाइन बहुत अच्छी निकालती थी क्योंकि ड्राइंग मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे वहाँ पर भी मुरली से लगन बढ़ी दीदी के साथ रहते हुए। फिर ऐसे कुछ समय में उषा दीदी के साथ भी रही खड़कपाड़ा सेंटर पर, तभी वो रहते थे वहाँ पर। तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे बाबा के प्रति हमारा प्यार होना चाहिए, कैसे हर एक कार्य हमें विधिवत करना है। तो ऐसे छोटेपन से ही, मतलब स्कूल लाइफ से ही बीच बीच में सेंटर से दीदियों के साथ जाकर रहते थे। और फिर यहाँ पर पुराने सेंटर पर भी आया करते थे। तभी तो कैसे बाबा वीडियो के द्वारा यहाँ पर नहीं दिखते थे, लेकिन ऑडियो से मुरली बाबा की सुनाई देती थी, अव्यक्त बाप दादा की। तो ऐसे यहाँ पर यहाँ पर पुराने सेंटर पर सभी आते थे, इकट्ठे होते थे, तो तभी मम्मी के साथ हम आया करते थे मुरली सुनने के लिए। तो जैसे वहाँ पर अभी, क्योंकि संख्या अपने भाई बहनों की बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे जैसे आते थे तो फिर कन्याओं को, बहनों को, सबको अंदर बिठाते थे। तो फिर मैं भी दीदियों के साथ अंदर ऐसे किचन तक हम पहुँच जाते थे बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ हॉल में जगह ही नहीं होती थी। तो वो भी दिन अभी याद करते तो बहुत अच्छा लगता है कि कैसे सभी दीदियाँ यहाँ पर एक साथ रहती थी और उनके साथ मुझे भी रहने का चांस मिला। तो कभी कभी क्या होता था, मम्मी मुझे, मैं अंदर भी बैठी होती थी, तो इसलिए मम्मी मुझे छोड़कर चली जाती थी कि कल सुबह लेने के लिए आऊंगी करके, और मुझे पता ही नहीं कि माताजी चली गई। तो फिर सेंटर पर रहती थी, सभी दीदियाँ भी बहुत प्यार करती थी, तभी दोनों दीदियाँ भी रहते थे यहाँ पर। तो ऐसे ही अच्छा लगता था। तो ऐसे स्कूल का भी पूरा हुआ, फिर कॉलेज लाइफ भी शुरू हो गई। तो कॉलेज लाइफ में भी मैंने बाबा के साथ का अनुभव बहुत किया, बाबा की मदद से ही हर कार्य पूर्ण किया, जैसे एडमिशन लेना आदि। क्योंकि घर में सभी इतने एजुकेटेड नहीं है, तो जो भी करना है हमको ही करना है, डिसीजन भी हमको ही लेना है कि किस में लेना है। वैसे मेरा इंटरेस्ट जैसे साइंस में था, मुझे ऐसे पेड़ पौधों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ऐसे सोचा था, लेकिन नहीं हो पाया, तो मैंने आर्ट्स में एडमिशन लिया, वो भी बाबा की मदद से ही।
तो ऐसे फिर वो भी पढ़ाई पूरी हुई और फिर उसके बाद मैंने डीएड भी किया। तो ऐसे एक के बाद एक बातें होती चली गई और फिर जब ये पढ़ाई पूर्ण हो गई तब फिर ऐसे बचपन से लेकिन मन में था कि क्योंकि मैं घर में ज्ञान अमृत आता था तो ज्ञान अमृत में देखती थी दीदियाँ दादियाँ कितनी अच्छी सफ़ेद वाइट ड्रेस में रहती है, कितना अच्छा लगता है। तो मुझे भी ऐसा एक मन में कहीं ना कहीं संकल्प था कि मुझे भी ऐसा बनना है इनके जैसा। तो और फिर जहाँ पर हम सिंडिकेट में सेंटर पर जाते थे वहाँ की सभी माताएं भी बहुत अच्छी थी। वो भी ऐसे मतलब बचपन से कहते थे हमको भी कि हाँ तुम भी सेंटर पर रहो। वो भी ऐसे उमंग बढ़ाते थे, प्रेरणा देते थे। तो ऐसे फिर सेंटर पर रहने का निश्चय किया। तो ऐसे जब पढ़ाई पूर्ण हुई तो सेंटर पर आ गए रहने के लिए। तो ऐसे सेंटर पर रहते हुए भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे फिर मधुबन में सेवाओं के लिए भी जाने का चांस मिला। एक बार हमको 15 दिन के लिए सेवा पर जाने का चांस मिला। तो उसमें कुछ माताएं थी और हम 3 कन्याएं थी, मैं, अंजू बहन और योगी बहन। तो ऐसे हम तीनों ने 15 दिन भी वहाँ पर बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से सभी प्रकार की सेवा करते थे। हमको मुख्य तौर पर परोसने की सेवा मिली थी डाइनिंग में। और फिर उसके बाद हम जब भी समय मिलता था तो रोटी में, सब्जी में, सब जगह जाकर सेवा करते थे, क्योंकि मन में ऐसा था कि मधुबन में आए हैं सेवा के लिए तो हर एक पल हमारा यूटिलाइज होना चाहिए, भाग्य हमारा बनना चाहिए। तो ऐसे हम बहुत प्यार से सब जगह सेवा करते थे। तो वो दिन भी अभी भी याद आते हैं कि कितना हम एकदम निश्चिंत रहकर बस बाबा के घर में रहकर हर प्रकार की सेवा करते थे। और तीनों भी जैसे सखियों के समान, माताएं भी हमारे साथ बहुत अच्छी थी, बेबी बहन, कमला बहन थे और भी थे 2-3 जन। तो ऐसे हम बहुत सेवा करते थे। और फिर दीदी ने एक बार हमको कन्याओं की भट्टी में भी जाने का चांस दिया। तो ऐसे मैंने 2 कन्याओं की भट्टी अटेंड की। तो उसमें भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे एक शारीरिक व्याधि है, मतलब थोड़ी तकलीफ है, पेट में दर्द होता है। तो ऐसे जब हम पहली बार कन्याओं की भट्टी में जा रहे थे तो ट्रेन में ऐसे ही बहुत पेट दर्द होने लगा। तो फिर मैं सोच रही थी पेट दर्द ये शुरू हो गया, फिर अभी भट्टी कैसे करेंगे। तो फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा देखो ये पेट दर्द हो रहा है, फिर वहां पर तो कैसे मन लगेगा, कैसे भट्टी करेंगे। तो फिर मैंने ये अनुभव किया कि वहां पर पहुंचने तक, मधुबन में पहुंचने तक सब कुछ मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो भट्टी भी हमने बहुत अच्छी की। तो उन भट्टियों से भी हमने बहुत प्रेरणाएं ली, क्योंकि उस समय कन्याओं की भट्टी के साथ बड़ी बहनों की भी भट्टी होती थी। तो दीदियाँ भी हमारे साथ रहते थे। तो उनसे भी हम रोज क्लास के बाद या शाम के समय में हम सभी कन्याएं एक साथ दीदी के रूम पर जाते थे। तो दीदियों से मिलते थे। तो दीदी भी हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे। तो ऐसे तो भट्टी में हमने ये भट्टी में जैसे मधुरवाणी ग्रुप सभी के लिए गीत गाते हैं। तो ऐसे उन्होंने कन्याओं के लिए बहुत अच्छा गीत गाया था। उसमें के 1-2 शब्द ऐसे थे कि जिसको मैंने अपनी बुद्धि में रख लिया। जैसे अभी गीत भी बजा कि हम शिव बाबा की कन्याएं हैं। तो ऐसे उन्होंने गीत में भी ये शब्द था कि हम शिव बाबा की कन्याएं हैं, कान्हा की कन्याएं हैं। तो ऐसे ये बहुत शब्द हमेशा याद रहते हैं कि हम कौन है और किसके हैं और किसके साथ हमको रहना है। तो ऐसे वो एक बात है भट्टी की। और फिर हम फिर सेंटर पर रहने के लिए आ गए कि कृष्णा नगरी में शिवरात्रि का बहुत बड़ा हम 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन का आयोजन किया गया था। तो आज से शायद 8 साल पहले। तो तभी फिर हम सेंटर पर, मतलब तभी फिर उसके कुछ दिनों पहले ही हम आ गए थे रहने के लिए। जैसे समझो कि ले लिया था डिसीजन ऐसे। तो वहाँ तब से रहना शुरू किया। तभी फिर हम कृष्णा नगरी में रेणुका दीदी के साथ रहते थे। तो ऐसे वो सेवाएं भी हमने की। तो एक बार ऐसे तभी शिवरात्रि के पहले वुमेन्स डे भी था। तो तभी हमने रैली भी निकाली थी। तो उसमें मुझे रानी लक्ष्मीबाई बनने का चांस मिला था क्योंकि कोई था नहीं ऐसे बनने के लिए। बाकी सभी कैरेक्टर्स के लिए कोई ना कोई मिल गया था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के लिए कोई नहीं था। तो इसलिए मुझे बनाया गया था। तो वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा
कि ऐसे पहली बार मैं घोड़े पर बैठी और अनुभव ऐसा था कि हाथ में तलवार पकड़कर बैठे रहना है पूरे रैली में। तो ऐसे कितने देर पकड़े ना, हाथ भी दुखता था। लेकिन ऐसे रैली में गीत बजता था, भारत फिर भरपूर बनेगा। तो जब भी ऐसे 2 गीत ही बजते थे एक के बाद एक। तो जब भी ये भारत फिर भरपूर बनेगा ये गीत बजता था, तो वो गीत सुनकर मेरे अंदर बहुत उमंग आ जाता था। तो फिर मैं वो हाथ दर्द अपना भूल जाती थी और हाथ ऊपर ही पकड़ के रखती थी। तो फिर वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव है कि बाबा के गीतों में भी कितनी शक्ति है, हम अनुभव करते हैं कि चाहे कोई भी कुछ भी कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन बाबा के गीत हमारे अंदर कितना उमंग भरते हैं कि वो गीतों को सुनकर हमारी थकावट भी दूर हो जाती है। तो ऐसे वो भी एक भाग्य मिला। तो उसमें एक बात ऐसी है कि उसमें रैली पूरी होने के बाद अपने सेंटर की कमला माता थे, वो पूछ रहे थे सभी को, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि मैं बनी थी रानी लक्ष्मीबाई। तो वो सबको पूछ रहे थे कि ये कौन बने हैं करके, मतलब कौन बने हैं ये। तो फिर सब लोग बोलते थे रानी बनी है। तो फिर उनको समझ में नहीं आता था, वो कहते थे कि हाँ रानी है, लेकिन रानी कौन बनी है। ऐसा वो सबको पूछते थे और सब लोग उनको रानी, मेरा नाम भी रानी, तो वो उनको वही जवाब देते थे। तो फिर बाद में जब मैं नीचे उतरी तो मेरे को देखकर फिर वो हंसने लगे, फिर बोल रहे थे ऐसा हुआ, मैं सबको पूछ रही थी कौन बनी और सब रानी कहते थे और मैं उनको वापस वही प्रश्न पूछती थी। तो ऐसे ये भी एक ऐसे रमणीकता जैसी बात है। तो फिर वहां से इस आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई। तो ऐसे इस जीवन में अनेक बातें मुझे सीखने को मिली और मेरा ये शुरू शुरू से ऐसा लक्ष्य था कि जैसे या पाठ पक्का था कि पहले से ही कि जो बड़ों ने कहा वो करना है, उसमें कभी भी नहीं, ना ये शब्द नहीं बोलना है, हाँ जी, अगर नहीं भी आता है तो हाँ जी, क्योंकि फिर बाबा तो सिखाई देते हैं, बड़े तो सिखाई देते हैं। तो ऐसे हाँ जी के पाठ से भी सदा आगे बढ़ते रहे। तो ऐसे रेणुका दीदी के साथ रहते थे, उन्होंने भी हमको बहुत कुछ सिखाया, आगे बढ़ाया। तो ऐसे रहते हुए फिर हम कृष्णा नगरी में कुछ दिन रहे, क्योंकि वहां पर शिवरात्रि की सेवाएं थी। फिर उसके बाद हम भवन में रहते थे और उसके पहले भी ऐसे भवन में मुरली सुनने के लिए आते थे या फिर कभी सेवाओं के लिए बीच बीच में 3-4 दिन रुकने के लिए आते थे, आना जाना करते थे। तो ऐसे बहुत अच्छा लगता था। वहां पर भी रूपाली दीदी, वैशाली दीदी तभी भवन में ही रहते थे, और कल्पना दीदी थे, तो कल्पना दीदी भी बहुत प्यार करती थी ना। तो सभी से बहुत प्यार मिला, रेणुका अपना रूपाली दीदी, वैशाली दीदी से भी, दोनों दीदियों से भी। तो ऐसे फिर आगे बढ़ते रहे और फिर एक समय आया कि जैसे सेवाओं का बहुत अच्छा चांस मुझे बाबा ने, दोनों दीदियों ने दिया। जैसे अपनी संस्था में अनेक विंग्स है, तो उसमें से एक विंग है स्पार्क विंग। तो उस स्पार्क विंग की सेवाओं के लिए दीदी ने मुझे चांस दिया, मुझे अपने साथ लिया। तो उसमें भी बहुत आगे बढ़ाया दीदी ने मुझे, उसके लिए भी मैं दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, थैंक्स देती हूँ। और बाबा का भी बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ कि ऐसे, क्योंकि ये जैसे स्पार्किंग रिसर्च से संबंधित है और मुझे भी पहले से ऐसे, जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसे बहुत कुछ करने की या सीखने की इच्छा थी। जैसे मुझे ऐसे लगता था कि मैं ऐसे साइंस तो लूँ ही और फिर उसके साथ मुझे हिस्टोरियन भी बनना था। जैसे हिस्टोरियंस क्या करते हैं कि पुरानी चीज़ों को ढूंढते हैं और फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे मुझे ऐसे बहुत लगता था कि मुझे भी ऐसा बनना है, क्योंकि मैं घर पर थी तभी डिस्कवरी चैनल बहुत देखती थी टीवी पर, दूसरा कुछ नहीं लेकिन डिस्कवरी देखती थी। तो उस पर ऐसे प्राणियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, पुरानी पुरातन चीज़ों के बारे में दिखाते थे। तो वो सारी चीज़ें देखना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मुझे अच्छा लगता था। तो जैसे फिर यहाँ पर भी अलग अलग टॉपिक्स पर रिसर्च किया जाता है, तो अच्छा लगा। तो इसके लिए भी मैं बाबा का बहुत थैंक्स करती हूँ। और फिर जैसे अपने स्पार्क विंग में एग्जीबिशन है, स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन, तो उसके लिए भी दीदी ने मुझ पर बहुत विश्वास रखते हुए, दीदी ने मुझे अलग अलग स्थानों पर सेवाओं के लिए दीदी मुझे भेजते थे। तो ऐसे उस सेवा से जुड़ने की भी बहुत अच्छी ऐसी कहानी है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो साइंस से नहीं है, आर्ट्स से है।
तो लेकिन मैं आर्ट्स से हूँ, इसका भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बाबा मुरलियों में बीए एमए वालों के बारे में ही बात करते हैं, तो वो भी मुझे एक अच्छा लगता है कि हमने जो डिग्री की है वो बाबा मुरली में याद करते हैं करके। तो अ, ऐसे फिर साइंस का बैकग्राउंड न होते हुए भी, जबकि ये एग्जीबिशन जो है पूरा साइंस के बारे में ही है, तो ऐसे बाबा, लेकिन क्योंकि मेरी रुचि साइंस में थी, मुझे पहले से ही बहुत अच्छा लगता था उसके बारे में जानना, उसके बारे में चीज़ें ढूँढना, सर्च करना। तो ऐसे कोई नहीं जानता था, लेकिन बाबा तो हमारे मन की हर बात जानता है, अपने बच्चों के बारे में जानता है, उनको जो चाहिए वो बाबा सही समय पर दे देता है। तो ऐसे फिर इस विंग से भी जुड़कर, इस सेवाओं से भी जुड़कर बहुत अच्छी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और फिर इन सेवाओं का भी अनुभव ऐसा है कि जब ये सेवाएँ शुरू हुई पहली बार बॉम्बे कलीना यूनिवर्सिटी से, ये एग्जीबिशन की सेवाएँ अपने यहाँ पर शुरू हुई, तो तभी हम जाया करते थे रोज़ सेंटर से। तभी हम चिंचपाड़ा में रहते थे, रेणुका दीदी और मैं, तो तभी सुबह जाकर जैसे ड्यूटी पर जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो ऐसे हम सुबह डब्बा लेकर घर से निकलते थे और फिर दिन भर वहाँ पर यूनिवर्सिटी में सेवा करके फिर शाम को घर लौटते थे। तो वो भी वो दिन थे कि बहुत मज़ेदार थे, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत आनंद भी आया। और तभी हमारे साथ अपने यहाँ से पूनम दीदी और भारती दीदी थे, तो हम तीनों भी बहुत अच्छे से मज़े से सेवाएँ करते थे, साथ में जाते थे, साथ में आते थे। अच्छा लगता था और उन सेवाओं में भी मुझे बहुत मदद मिली बाबा की, क्योंकि साइंस का बैकग्राउंड न होने के कारण, क्योंकि वहाँ पर वो 102nd इंडियन साइंस कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस था बहुत बड़ा, जिसमें सभी साइंस से रिलेटेड पीएचडी गाइड स्टूडेंट्स, सभी नोबल लॉरिएट सभी आए हुए थे। तो किसी का कुछ प्रश्न होता, कोई कुछ पूछता, अभी मुझे तो इतना बैकग्राउंड है नहीं तो इतना पता नहीं, लेकिन समय पर बाबा कोई ना कोई पॉइंट ऐसी टच करा देते थे कि उनको मैं वो जवाब देती थी तो वो संतुष्ट हो जाते थे। जैसे फिर बाद में सोचने पर मुझे भी ऐसे वंडर लगता था कि इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि जो वेदी भाई ने हमको सुनाया था, जो बातें बताई थी, वही हमने याद करके मतलब समझ के वही बताते थे, बाकी उससे एक्स्ट्रा तो कुछ मालूम नहीं था। लेकिन बाबा ने बहुत मदद किया। ऐसे कोई भी कुछ भी अचानक से प्रश्न पूछते थे तो अचानक ही बाबा की टचिंग हो जाती थी कि कोई ये वाला उदाहरण सुनाओ या इसके लिए ये बातें हैं। तो ऐसे बाबा की बहुत मदद हमेशा ही मिलती रही है। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से बाबा का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बाबा जैसे कहते हैं ना, मैंने सेवा दी है तो शक्ति भी मैं ही दूंगा सेवा करने के लिए। आपको फिर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस क्या करना है, आपको मेरा इंस्ट्रूमेंट बनकर वहाँ खड़े रहना है और मुझे जो कराना है मैं वो कराऊँगा। तो ऐसे बाबा के इस महावाक्य का भी मैंने बहुत हर बार एग्ज़िबिशन में मैंने अनुभव किया, क्योंकि हर बार अलग-अलग जहाँ पर भी हमने एग्ज़िबिशन किए हर बार कुछ न कुछ अलग-अलग अनुभव आते थे, कोई कुछ पूछता था, कोई क्या। और जैसे मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मतलब बचपन से ऐसी बहुत सारी बातें, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब आना चाहिए, सब मैंने करना चाहिए करके। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी थोड़ा बहुत ऐसे इंटरेस्ट था, तो घर में मैं क्या करती थी, जब ये कपड़े करने प्रेस करने की जो प्रेस होती है, वो भी ऐसे कभी बंद पड़ जाती थी, तो घर में ही उसको खोलकर उसका सारा निकाल कर उसको वापस अच्छे से फिट कर देती थी, तो वो प्रेस चालू हो जाती थी। तो ऐसे तो अपने एग्जीबिशन के जो किट्स है, वो भी कभी-कभी, क्योंकि अभी इतना सब जगह आना-जाना होता है, कोई कैसे हैंडल करता है, तो उस कारण उसमें भी कुछ न कुछ लूज़ कनेक्शन हो जाता था या फिर कुछ हो जाता था जो चलता नहीं था। तो फिर मैं भी बहुत हिम्मत रखकर, बाबा को साथ रखकर वो इंस्ट्रूमेंट्स को मैं खोलती थी और उनको फिर से सेट कर देती थी। तो वो फिर से चलने लग पड़ते थे, तो अच्छा लगता था। तो ऐसे सभी मतलब ऐसे जो अपने स्पार्क के सेवाधारी है, वो पूछते थे कि मतलब आपका सेट तो कितना पुराना है, जो फर्स्ट लिया था वो ही चल रहा है अभी तक। ऐसे दूसरों का तो कितने जल्दी खराब हो जाता है। तो ऐसे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उसको मैं बार-बार समय-समय पर खोलकर ऐसे उसकी क्लीनिंग और उसको फिर से अगर कुछ लूज़ हुआ है तो वो ठीक किया करती थी।
तो ऐसे जितना समझ में आता था, जितना अपने को आता है उतना उसमें करती थी मैं, ठीक। तो ऐसे सेवाओं के लिए अलग अलग स्थानों पर भी दीदी ने भेजा। पहली बार मैं करनाल गई थी सेवा पर, दीदी ने मुझे भेजा था। तो वहाँ का भी बहुत सुंदर अनुभव है। तो वहाँ मैं पहली बार बाहर जा रही थी सेवाओं के लिए। अभी तक तो कैसे अपने मुंबई कल्याण में ही सेवा होती थी, कहीं कोई कॉलेज में इत्यादि, लेकिन पहली बार दीदी ने मुझे करनाल भेजा था। तभी मेरे साथ कुछ भाई बहनें थे और मैं थी। तो ऐसे वहाँ पर जाने से पहले भी मुझे बाबा का बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि उस दिन सेंटर पर भोग लगाने का भी भाग्य मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि जिस दिन हम निकलने वाले थे उस दिन गुरुवार का ही दिन था। तो दीदी ने मुझे ये चांस दिया था, इसके लिए भी मैं दीदी का बहुत थैंक यू करती हूँ। तो वहाँ उस दिन मैंने भोग भी लगाया और मुरली भी पड़ी थी। तो भोग लगाते समय मैंने ये अनुभव किया कि मैं बाबा को बता रही हूँ कि बाबा ऐसे सेवा है और हम सभी जा रहे हैं। तो बाबा से मैं ऐसे छुट्टी ले रही थी। तो वो भी अनुभव बहुत अच्छा है कि बाबा ने फिर उस समय मुझे बहुत अच्छी दृष्टि देते हुए एक गुलाब का पुष्प, जिसमें 2-3 गुलाब थे सफेद रंग के, वो बाबा ने मुझे दिया और कहा कि इसे सदा अपने साथ रखना। तो ऐसे, और फिर जब भोग और मुरली पूरी हो गई, फिर मैं मतलब निकलना था, तो मुरली के तुरंत ही बाद फिर दीदी ने भी मुझे मतलब जाने की छुट्टी देते हुए ऐसे क्लास के सामने दीदी ने भी मुझे सेम वैसे जैसे बाबा ने वतन में वो गुलाब के पुष्प दिए थे सफेद रंग के, जिसमें 3 गुलाब थे, एक बड़ा और 2 ऐसे छोटे। तो दीदी ने भी मुझे सेम वैसा ही अपने नीचे ग्राउंड में ही पौधे थे गुलाब के, तो उसमें से वो पुष्प तोड़कर लाए थे किसी ने, तो दीदी ने वो ही मुझे दिया था। तो उसकी भी मुझे बहुत खुशी और नशा रहता था कि हाँ, मैंने जो अनुभव किया वो सच में था, कि जो मुझे ऊपर बाबा ने दिया दीदी ने भी मुझे यही दिया। तो उस फूल को मैंने, पुष्प को अपने बैच में लगाकर फिर निकली घर से। तो ऐसे आज भी मैं उस पुष्प को हमेशा अनुभव करती हूँ कि ये पुष्प सदा, मैं जब भी सेवाओं पर जाती हूँ, ये पुष्प बाबा ने दिया हुआ मैं अपने बैच में लगा कर रखती हूँ। तो ऐसे ये रूहानी पुष्प, तो ऐसे ये एक अनुभव है। तो वहाँ करनाल में भी मैं पहली बार गई थी, इतना अनुभव तो नहीं था बाहर जाकर कुछ सेवा करना कैसे करना है, लेकिन साथ में अनुभवी भाई बहने भी थे और दीदी का मतलब दीदी का विश्वास भी, दीदी की शक्ति, बाबा की शक्ति भी थी। तो बहुत अच्छे से वहाँ पर भी सेवाएं हुई। तो ऐसे उसके बाद फिर अलग अलग स्थानों पर जाना हुआ, पुणे, अभी रिसेंटली बुरहानपुर भी गए थे। तो ऐसे इन सेवाओं पर जाने के भी बहुत अलग अलग अनुभव है, जैसे ट्रेन से जाना होता है, तो ऐसे उस ट्रेन के भी अलग अलग अनुभव है। ऐसे 2-3 बार मेरे साथ हुआ कि ट्रेन के लिए समय हो रहा है और हम ट्रेन निकल चुकी है और हम तभी स्टेशन पर पहुंचे हैं। तो जैसे अभी बुरहानपुर का भी ऐसे अनुभव है कि पहले तो अभी हम जैसे फरवरी में ही 2020 फरवरी में मधुबन गए थे दीदी, तो ये भी दीदी हमको लेकर गए थे स्पार्क मीटिंग के लिए। तो फिर तभी उसके बाद फिर तभी पता चला वहां पर श्रीकांत भाई जी से कि बुरहानपुर में मेला हो रहा है, तो वहां पर सेवा है एग्जीबिशन की। तो दीदी ने भी छुट्टी दिया, चांस दिया वहां जाने का। तो फिर मैं वहीं पर रुक गई और बाकी अपनी सारी दीदियां बहनें सभी आ गई थी, भाई बहनें भी। तो वहां पर जाने के लिए भी प्रबंध, क्योंकि टिकट ऑन टाइम तो इतना पॉसिबल नहीं होता है, इतना जल्दी नहीं मिलते हैं। तो ऐसे जाने के लिए टिकट्स भी नहीं मिल रहे थे, तो जाना है नहीं जाना है यही बीच में चल रहा था। फिर सोचा कि बाय रोड जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं पॉसिबल हुआ। फिर लास्ट में ट्रेन की टिकट मिल गई, वो भी ब्रेक जर्नी से मिल गई कि अहमदाबाद तक थी ट्रेन और फिर उसके बाद दूसरी ट्रेन शाम को थी। तो ऐसे हम अहमदाबाद में 2 बजे पहुंचे और फिर उसके बाद शाम को 6 बजे ट्रेन थी। तो तब तक क्या करें, तो उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में जो अपना सुख शांति भवन है वहां पर रहते हैं, रुकेंगे दोपहर में, वहीं पर भोजन करके फिर शाम को निकलेंगे। तो ऐसे फिर वहां पर गए, रुके, फिर शाम को निकले। तो वहां पर वो जो साथ में एक भाई थे, वो ओला की रिक्शा देख रहे थे, तो जो उनको मिल नहीं रही थी, लेकिन फिर बाद में मिली, वो भी बहुत समय के बाद आई रिक्शा, टैक्सी आई थी। तो उस टैक्सी में हम सभी बैठे और समय भी हो चला था, क्योंकि 6 बजे ट्रेन थी और फिर हम
कितना वो टैक्सी भी लेट आई, और फिर वो टैक्सी वाला भी बहुत धीरे धीरे चला रहा है और पता नहीं कौन से लॉन्ग रूट से लेकर जा रहा था, क्योंकि जब हम दोपहर को अहमदाबाद स्टेशन से यहाँ पर आए थे तो बहुत छोटा सा ही रास्ता था, लेकिन अभी जाते समय बहुत लंबा लग रहा था। तो वो भाई को हम बोल रहे थे, लेकिन वो भाई सुनने को भी तैयार नहीं, वो ऐसे हमको ही चिल्ला रहा था, डांट रहा था वो भाई। तो कैसे कैसे करके फिर हम आखिरकार स्टेशन पर पहुंचे। 6 बजने के लिए सिर्फ 2 ही मिनट बाकी है, ट्रेन भी लगी हुई थी। तो हम 3 जन थे, हम तुरंत ऐसे दौड़ते दौड़ते ब्रिज पर पहुंचे, देखा ट्रेन कहाँ लगी है। तो तुरंत फिर हम तीनों ने डिसाइड किया कि क्योंकि ट्रेन अभी बस चलने ही वाली थी, क्योंकि उसने वो हॉर्न बजा दिया था, और अभी तक भी हम ब्रिज पर ही है, सीढ़ी उतर के ट्रेन में चढ़ना हमारा बाकी था। तो ऐसे फिर हम तीनों ने डिसाइड किया कि सामने जो भी बोगी आएगी उसमें चढ़ जाएंगे, फिर बाद में तीनों एक साथ मिलेंगे, फिर जहाँ हमारे बोगी होगी, सीट होगी, वहां पहुंच जाएंगे। तो ऐसे हम तीनों भी दौड़ते हुए, तीनों भी फिर अलग अलग डिब्बे में चढ़ गए। तो ऐसे मैं तो चढ़ गई, फिर मैं सोच रही थी पता नहीं ये 2 जन चढ़े हैं कि नहीं चढ़े, देख रही थी। तो और फोन लगाओ तो फोन भी नहीं उठा रहे थे, सिर्फ सीट नंबर मालूम था कि हाँ इस बोगी में सीट नंबर है। और फिर ऐसे ही रैंडमली कहीं पर भी किसी बोगी में चढ़े थे, तो वो बोगी भी समझ में नहीं आ रही थी। तो पहले तो मैं उल्टे तरफ गई थी ढूंढते हुए कि कहाँ है हमारी सीट, फिर बाद में वो भाइयों को फोन करते हुए फिर उनको लग गया, तो फिर वापस पहुंच गए। तो ऐसे वो भी एक ऐसे बहुत सारे अनुभव है कि जैसे ट्रेन छूटने ही वाली थी लेकिन बाबा की मदद से मिल गई। और जब भी हम टैक्सी से उतरे, ट्रेन में बैठने तक मैं बस मन में एक ही संकल्प कर रही थी कि मेरा बाबा, जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, बस मेरा बाबा कहो और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे में बस वही बात को याद करके मेरा बाबा कह रही थी। तो ऐसे बाबा ने बहुत बार मदद की है। तो ऐसे फिर अलग अलग अनुभव भी है बाबा के साथ के। और फिर अपनी दीदियों से भी हमने बहुत कुछ सीखा। अलका दीदी, रेणुका दीदी, कुसुमा दीदी, अपनी जो भी बहनें हैं सभी में कुछ ना कुछ बहुत सारी विशेषताएं हैं, और उन सभी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे दीदी जी, अपनी अलका दीदी जी बहुत गंभीर गंभीर भी है, लेकिन उतने ही रमणीक भी है, उतने ही शक्तिशाली भी है। और दीदी जी का मेरा ऐसे अनुभव है कि जब भी अपने को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है या फिर हमारा मन ठीक नहीं है, बस हम दीदी से फोन पर बात भी कर ले तो भी हमारे मन को अच्छा लगता है, जैसे कि एक शक्ति की प्राप्ति होती है। तो ऐसे दीदी ऐसे बहुत शक्तिशाली उनकी स्थिति होने के कारण उनसे हम बस फोन पर बात भी कर ले, उनसे मिलने नहीं जावे लेकिन फोन पर बात भी कर ले तो भी हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे दीदियों में भी अपनी बहुत, और दोनों दीदियों ने मुझे बहुत पालना दी है, और रेणुका दीदी ने भी, कि जैसे कि शुरू, तो ऐसे उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे सेंटर की सेवाएं करनी है। ऐसे कुछ कभी भी कठिन नहीं लगा सेवाओं में, क्योंकि पहले से ही घर में भी रहते थे, तो ऐसे स्थूल सेवाओं की आदत होती, पहले से करते थे। लेकिन जैसे सेंटर पर थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा सभी अलग विधिवत होता है, तो ऐसे वो सारा मैंने रेणुका दीदी से सीखा, कल्पना दीदी, सभी से सीखा। तो ऐसे कोर्स करना भी मैंने रेणुका दीदी से सीखा। उसके पहले मैं घर में थी, तो तभी नया ही पीस ऑफ माइंड चैनल निकला था अपना, तो तभी पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी देखकर उषा दीदी का रोज शाम को 4:30 बजे, 3:30 या 4:30 बजे ऐसे राजयोग शिविर का आता था, तो उसमें से भी मैं पॉइंट्स नोट डाउन करती थी। फिर प्रैक्टिकल में रेणुका दीदी जब भी कोर्स कराते थे शिविर वालों का ऐसे, तो तभी उनके साथ बैठती थी, उनका सुनती थी, तो उनसे भी मैंने सीखा बहुत कुछ, सेवाएं कैसी करनी है। और फिर भोजन बनाने में भी, भोजन पहले घर में भी बनाती थी लेकिन ऐसे थोड़ा इतना ज्यादा नहीं, तो ऐसे भोजन तोलिया बनाना, भोग बनाना भी मैंने उनसे सीखा। और फिर ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अभी कितनी बताएंगे। तो ऐसे अपनी सभी दीदी, तो ऐसे अपनी सभी दीदियों से भी बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते रहे। और अपनी दीदी की, अपनी दोनों दीदियों की ये बहुत अच्छी विशेषता है कि उनको लगता है कि अपनी ये सारी कन्याएं बहुत आगे बढ़े, तो इसलिए दीदी हमेशा अच्छे अच्छे चांस देते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो
आज जो भी हमने किया है या जो भी सेवाएं कर रहे हैं या जिस भी रीति से हम तैयार हुए हैं, ये अपने दीदियों की ही देन है कि उनके कारण ही हम इतना आगे बढ़ पाए हैं, सेवाएं कर रहे हैं, हर एक कार्य इतनी अच्छी रीति से कर सकते हैं और इसमें बाबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ऐसे सेवाओं का इस अलौकिक जीवन का बहुत सारे अनुभव है। जैसे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं जीवन में हर एक के, चाहे लौकिक हो या अलौकिक हो, आप कहीं पर भी हो। तो हमारे जीवन में भी ऐसे कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हम कभी भी पीछे नहीं हटे। तो क्योंकि मैं सदा ऐसे पहले से ऐसे सोचती थी कि जो भी होता है बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हमको बातों को पकड़ कर नहीं रखना है। चलो थोड़ी देर मन में रखा फिर भूल गए, उसको ज्यादा देर मन में रखना नहीं है। अगर होता आता भी है मन, उसके कारण उदास भी होता है, उसके प्रभाव में भी आ जाता है, लेकिन तुरंत ही हमें अपने आप को ओवरकम कर लेना है। तो ऐसे मैंने हर बार बाबा की मदद से अपने आप को ओवरकम भी किया है और इस स्लोगन को सदा पक्का रखा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अपने साथ जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो ऐसे ड्रामा के इस पार्ट को भी हमेशा पक्का करते हुए आगे बढ़ते रहे। और फिर मैं हमेशा ये भी सोचती हूँ कि अभी मुझे डर तो बहुत लगता है, जैसे सभी कहते हैं कि रानी तुम बहुत अच्छा बोलती हो, स्टेज पर भी डरती नहीं हो, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, लेकिन मुझे अंदर में अपना बहुत डर लगता रहता है कि मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी। ऐसे दीदी ने भी, अलका दीदी जी ने भी बहुत मुझे चांस दिए, मधुबन के स्टेज पर भी मुझे खड़ा किया, वहाँ पर भी मुझे बोलने का चांस दिया, मौका दिया। इसके लिए भी मैं दीदी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अभी तो हम सेंटर पर आए थे रहने के लिए, लेकिन इतना तुरंत ही दीदी ने बहुत आगे बढ़ाया है। इसके लिए बहुत दीदी का तहे दिल से थैंक यू करती हूँ कि हमेशा आगे बढ़ाते रहे और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। जहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर कंफ्यूजन होता है, दीदी हमेशा उसको सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छी दीदी से भी बहुत अच्छी पालना मिली है। तो ऐसे सेवाएं करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और फिर ये भी एक बात है कि हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि जो भी होता रहे, लेकिन हमको सेवा करते रहना है। जैसे लौकिक में भी कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, कि चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन आपके हाथ में जो कार्य है वो आपको पूरा करना है। तो ऐसे इस स्लोगन को भी मैं सदा बुद्धि में रखती हूँ। तो चाहे अपने पर्सनल लेवल पर या कुछ भी बातें होती हो, लेकिन अपने हाथ में जो कार्य आया है उसको हमें पूरा करना है। तो ऐसे इस स्लोगन को भी लेकर मैं सदा आगे बढ़ी हूँ, सेवाएं करती रहती हूँ। तो जैसे इसका एक इंसिडेंट है कि तभी अपने यहाँ पर रशियन का प्रोग्राम था, उनका स्टेज प्रोग्राम अपने अत्रे हॉल में रखा हुआ था। तो उसकी सेवाओं में हम सभी बहनें बहुत बिजी थी, सभी जाकर सब तरफ जाकर सभी को निमंत्रण देना आदि। तो उसमें मैं और प्रियेशा बहन साथ में हम दोनों सभी कल्याण के ऐसे बहुत सारे जगहों पर जाकर निमंत्रण देते थे। तो उस दिन ऐसे अचानक लौकिक घर से फोन आया कि जो मेरा लौकिक भाई है, छोटा भाई, उनका कुछ बहुत एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटल में है करके। तो ऐसे हम वो सेवा फिर पूरी करके दोपहर में जिनको भी हमको निमंत्रण देना था उनसे मिलके निमंत्रण देके फिर हम सेंटर पर लौटते समय दोपहर में फिर वहां पर हॉस्पिटल में भी जाकर आए। तो सभी कह रहे थे कि तुम रुको यहीं पर, फिर भी मैं थोड़ी देर रुकी थी। तो कि तुम रुको यहीं पर, ऐसी बुआ भी आई थी तो सभी कह रहे थे। तो लेकिन मन में था कि अभी तो अपने सेंटर पर इतनी सारी सेवाएं चल रही है, तो कैसे हम रुक सकते हैं। तो जैसे ये स्लोगन मैं हमेशा याद करती थी, द शो मस्ट गो ऑन, कि अपने साथ जो भी हुआ हो लेकिन हमें अपना कार्य करना है। तो ऐसे लेकिन बाबा को मैंने कह रखा था कि आप, क्योंकि बाबा ही सब कुछ करने वाला है, हम रुक कर भी वहाँ क्या कर सकते थे। तो ऐसे ही बाबा ने भी वो सारा अच्छा किया। फिर और भी कुछ याद आया था। तो ऐसे सेवा करते रहे, दीदियों की बहुत पालना लेते रहे। तो अभी बस ऐसा है कि जो भी अभी तक हमने पालना ली है, जैसे बाबा भी कहते हैं कि रिटर्न क्या करोगे, तो अपने आप को टर्न करोगे। तो ऐसे
अभी अभी तक भी अपने अंदर बहुत सारी ऐसी कमी कमजोरियां हैं, कुछ बातें हैं जिसको हमें अपने आप को परिवर्तन करना है। और जैसे अभी बाबा ने ये हमको हम सभी को बहुत अच्छा समय भी दिया हुआ है परिवर्तन करने के लिए, लॉकडाउन में एकांत का समय दिया हुआ है, तो इसमें भी हम बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। स्वयं की कमियों को देख रहे हैं, कैसे उसको ओवरकम करना है, कैसे अपने संस्कारों को चेंज करना है, क्योंकि कई सारी बातें हैं, तो उन बातों को कैसे चेंज करें, तो उसके ऊपर भी अभ्यास चल रहा है। तो इसके लिए भी बाबा को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बाबा ने ये भी एक बहुत अच्छा चांस दिया स्वयं के ऊपर अध्ययन करने का, स्वयं को चेक करके चेंज करने का। तो ऐसे बस ये इतनी अलग अलग बातें हैं इस अलौकिक जीवन यात्रा की, कि जिसमें हम और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे दीदियों के साथ को लेकर, हमेशा उनके मार्गदर्शन में, उनकी छत्र छाया में बाबा और दीदियों को साथ रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सबने इतना समय दिया और सुना। ओम शांति। सुनाना चाहती हूँ कि जैसे मुझे पहले से ही एनिमेशन का बहुत इंटरेस्ट था, कि मुझे एनिमेशन भी करना था, तो लेकिन नहीं हो पाया था जब भी घर में थे, लौकिक में थे। लेकिन अभी मुझे अभी ये समय जो चल रहा है लॉकडाउन का, ये समय ऐसा है कि बाबा आपकी जो भी इच्छा है वो सारी पूर्ण कर रहे हैं, कोई भी आपकी एक भी इच्छा अतृप्त रहे ऐसा नहीं है। तो ऐसे बाबा ने वो भी एक मौका दिया मुझे एनिमेशन करने का, तो उसमें भी मुझे बहुत मजा आया। तो मैंने ऐसे 2-3 अलग अलग एनिमेटेड कार्टून्स भी बनाए, तो उसमें भी बहुत अच्छा लगा कि कैसे बाबा हमारे अंदर की हर विशेषता को यूज करते हैं। तो उसके लिए भी मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो भी बातें मेरे अंदर थी, कि जो मुझे लगता था कि मुझे ये करना है ये करना है, तो ऐसी सारी बातें बाबा मुझसे करवा रहे हैं इस लॉकडाउन के समय में, अलग अलग, जैसे योग का अभ्यास करना, फिर मुरली के ऊपर चिंतन इत्यादि ऐसी सारी बातें। जैसे ये क्रिएटिविटी की बहुत सारी बातें भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कुछ न कुछ नया करना है। और ऐसे बचपन से ही ऐसे मन में एक था मुझे कि जो भी करना है वो सबसे यूनिक करना है, सबसे अलग, सबके जैसा नहीं करना है। तो ऐसे ये भी एक बात मुझे हमेशा आगे बढ़ाती रही कि हमें जो भी करना है, बनाना है, जो भी करना है वो सबसे अलग करना है, यूनिक होना चाहिए। तो ऐसे एक बात सुनाना चाहूंगी कि मुझे रंगोली निकालना भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे दीपावली के समय में जब लौकिक में घर में होते थे, तो ऐसे पहले तो बचपन में मम्मी निकालती थी, उनको बैठकर देखते थे कैसे निकाल रहे हैं, फिर बड़े होने के बाद खुद भी निकालने लगे, तो बहुत ऐसे अच्छा लगता था। तो ऐसे हमारे यहाँ पर चौली में सभी निकालते थे रंगोली, फिर सबकी निकाल के होने के बाद फिर मैं शुरू करती थी अपनी रंगोली निकालने के लिए। और फिर यही लक्ष्य रहता था कि मेरी रंगोली सबसे अलग होनी चाहिए, सबसे यूनिक होनी चाहिए। और फिर वो बनती भी वैसी उतनी अच्छी थी, सबसे अलग बनती थी। तो सभी उसकी तारीफ भी करते थे कि बहुत अच्छी रंगोली है। तो ऐसे सेंटर पर आने के बाद भी बहुत बार मुझे चांस मिला यहाँ पर भी सेवा करते हुए भी, लेकिन फिर भी दीदी ने अलग से समय देकर मुझे कहा कि तुम्हें शौक है तो तुम भी निकालो रंगोली करके। तो ऐसे एक बार भवन में भी मैंने बहुत अच्छी बड़ी रंगोली निकाली थी। और फिर जब रेणुका दीदी के साथ रहती थी तो वो भी मुझे रंगोली निकालने के लिए, मतलब सेवाएं होते हुए भी, लेकिन फिर भी वो कहते थे कि तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम निकालो करके। और फिर और एक बात सुनाना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा कि एग्जीबिशन की सेवाओं के लिए हर बार अचानक ही यहाँ वहाँ अलग अलग स्थानों पर जाना होता है। तो ऐसे एक दो बार क्या हुआ कि गुड़ी पाड़वा के समय ही वो एग्जीबिशन का भी सेवा होती थी। तो यहाँ पर हम हमारी सबकी गुड़ी पाड़वा के रैली की तैयारियां चलती रहती थी। और फिर तभी मधुबन से या रामाराव भाई जी का फोन आता था कि यहाँ पर सेवा है और आपको जाना है।
तो इसके लिए भी मैं अपने अलका दीदी का भी और रेणुका दीदी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जाने के लिए चांस दिया, क्योंकि अपने यहाँ पर भी सेवाएं हैं, सेवाएं होते हुए भी, और रेणुका दीदी के साथ हम दोनों ही रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी न बोलते हुए कि तुम जाओगी तो मैं अकेली कैसे करूँगी, कैसे होगा, तो ऐसे कुछ भी न करते हुए जबकि रेणुका दीदी को तो किसी की आवश्यकता नहीं है, वो तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसे होता है ना कि साथ में रहते हैं तो क्यों जा रहे हैं यही समय पर, अलग समय पर भी तो जा सकते हैं ना, ऐसे नहीं किया। लेकिन हमेशा उन्होंने भी मुझे हिम्मत भर के हाँ तुम जाओ करके, बड़ी खुशी से उमंग भर के वो भी हमेशा मुझे आगे बढ़ाते रहे। तो इसके लिए भी मैं रेणुका दीदी का, अलका दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और कुसुमा दीदी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी समय समय पर मुझे बहुत अच्छे मार्गदर्शन दिए, उनसे भी मुझे शक्ति मिलती रही। अपनी सभी दीदियाँ बहुत विशेष है, जैसे बाबा कहते हैं ना मेरे एक एक, वैसे अपने कल्याण सेंटर पर सभी एक एक रत्न है, कि जैसे उन रत्नों के प्रकाश से हम एक पत्थर भी हीरा बन जाता है। तो ऐसे मैं यही अनुभव कर रही हूँ कि मैं भी उन सबके प्रकाश से, मेरे अंदर भी वो परमात्म प्रकाश बढ़ता जा रहा है, मैं भी कर सकती हूँ करके। और एक अनुभव ये भी है कि दीपावली के समय पर जब भी अपने को अमराई का सेंटर मिला था, वो हॉल मिला था, तो तभी पहली बार दीपावली के समय भोग लगाया गया था। तो भोग में तभी मैं और रेणुका दीदी वहाँ पर रहते थे, तो फिर बाबा को बताया था कि ये दोनों बहनें यहाँ पर रहती है। तो तभी भी बाबा ने बहुत अच्छा मतलब सीन दिखाया था कि ये दोनों बहनें जो है, दोनों को अलग अलग कार्य, जैसे रेणुका दीदी को कहा था कि ये सभी को अमृत पिला रहे हैं, और मुझे कहा था कि आप सभी को सभी का ज्ञान दीपक जगा रहे हैं। तो ऐसे वो भी मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि मुझे बाबा ने इस लायक, इस काबिल समझा कि मैं सभी का ज्ञान दीपक जगा सकूं करके। तो ये भी बात मुझे सदैव बुद्धि में याद रहती है। तो ऐसे अलग अलग अनुभव रहे 18 जनवरी के भी। वैसे मैं पहली बार, एक बार जब मैं मधुबन गई थी, तभी पहली बार मेरा 18 जनवरी मधुबन में था, तो वहां पर भी बहुत अच्छा अनुभव मैंने किया बाबा के साथ का। और फिर मैं जब पहली बार मधुबन गई थी, तभी का भी वो दिन मुझे आज भी याद आता है। तब मैं प्रमिला दीदी के साथ मधुबन गई थी, तभी वो भी थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जैसे सभी नोटबुक और डायरी और पेन लेकर बैठते हैं लिखने के लिए, तो लेकिन उन्होंने मुझे कहा था अपन तो मुरली तो अपने को बाद में मिलती ही है, लेकिन अभी बाबा अपने को जो दृष्टि दे रहे हैं ना, वो सबसे मुख्य है। तो हमको क्या करना है, बस एकाग्र होकर बाबा से दृष्टि लेते रहना है, लिखने का कार्य बाद में भी कर सकते हैं। तो वो बात भी मैं आज तक भी याद रखती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं बाबा की ओर देखती रहूं, बाबा से दृष्टि लेती रहूं। तो ऐसे अपनी सभी दीदियों से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे अभी यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी को बहुत बहुत, दोनों दीदियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर रानी दीदी, आपकी अलौकिक जीवन की यात्रा सुनी। आपके अनुभव से हम सबको अपने लाभान्वित किया। दीदी, आपके अनुभव से हमको यह बात बहुत अच्छी लगी कि जो बाबा भी कहते हैं सदा मुरली में, हाजी कहना है सेवाओं में, बड़ों को हाजी करना है। तो ये बात, इस बात को आप भी बहुत फॉलो करते हैं और सेवाओं में बहुत आगे बढ़े इस बात को फॉलो करके, तो हमें भी इसकी प्रेरणा मिलती है। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत आपका। ओम शांति। 3 मिनट हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। हमें फूलों की तरह दिल में सजा कर रखना, हमें फूलों की तरह दिल में सजा कर रखना। हम तुम्हारे हैं, हमें अपना बना कर रखना। हमें फूलों की तरह दिल में
सजा कर रखना, हमें फूलों की तरह दिल में सजा कर रखना। हम तुम्हारे हैं, हमें अपना बना कर रखना, हमें फूलों की तरह दिल में सजा कर रखना। जिंदगी भर हमें सीने से लगा कर रखना, जिंदगी भर हमें सीने से लगा कर रखना। हम तुम्हारे हैं, हमें